हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध इन सब के बारे में समझ लिया है। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जब किसी चालक के सिरों के बीच हम विभवांतर उत्पन्न कर देते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस धारा और विभवांतर में कोई संबंध है या नहीं है, अगर संबंध है तो क्या संबंध है, ये चीज आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बैटरी, एक अमीटर, अमीटर से हम क्या नापते हैं, विद्युत धारा का मापन करते हैं। अमीटर से हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का मापन करते हैं। और एक प्रतिरोध तार, क्या लेंगे, एक प्रतिरोध तार लेंगे। प्रतिरोध तार मुख्यतः बना होता है निक्रोम का, हम ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, निक्रोम का। निक्रोम एक मिश्र धातु है जो निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का मिश्र धातु होती है। किसका किसका, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन की मिश्र धातु होती है, जिसे हम निक्रोम बोलते हैं। इसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो यहां पर हम निक्रोम का एक प्रतिरोध तार ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक प्रतिरोध तार। प्रतिरोध को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे हमने आर लिख दिया। अमीटर को ए से प्रदर्शित किया जा रहा है, ये है अमीटर। और यहां पर एक लगा दी गई है कुंजी। क्या है ये, कुंजी है। ये क्या है, नीचे जो दिख रहा है ये हमारा बैटरी है। क्या है ये, बैटरी। बैटरी को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, देखें, अगर एक खड़ी लाइन बड़ी सी और एक छोटी सी लाइन खींच दी जाए ऐसे, तो इसे हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। सेल का ये बड़ा वाला जो लाइन है ये धन टर्मिनल है, और जो छोटा वाला वो निगेटिव टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है। ये धन ध्रुव और ये ऋण ध्रुव। अगर दो या दो से अधिक सेल्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसे बैटरी बोला जाता है। तो यहां पे दिख रहा है आपको कि 3 सेल्स को जोड़ा है हमने। कितने सेल्स को जोड़ा है, 3। दूसरा और ये हो गया तीसरा। 3 सेल्स को हमने जोड़ दिया है, तो इसे हम एक बैटरी बोल रहे हैं। बैटरी क्या होता है, सेलों का संयोजन होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक सेल को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो एक बैटरी यहां पे हमने ले लिया है, एक अमीटर ले लिया है, एक प्रतिरोध ले लिया है, प्रतिरोध तार, और यहां पर जो जोड़ा गया ये है धारा नियंत्रक। ये क्या है, ये धारा नियंत्रक है। इसका काम क्या होता है, इसकी सहायता से हम परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बदल सकते हैं। ये क्या है, धारा नियंत्रक है, जिसमें एक प्रतिरोध का चिन्ह बना है ऐसे। ये जो टेढ़ा मेढ़ा बना है किसका चिन्ह है, प्रतिरोध का। इससे प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है। उसके ऊपर इस तरह से एक तीर लगाया जाएगा ऐसे, ये एल शेप में, किस आकार का, इस तरह से एल आकार का एक तीर ऐसे बना देना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। इसको एक दूसरा तरीका भी होता है प्रदर्शित करने का, वो होता है कि जैसे प्रतिरोध का चित्र बना दें, प्रतिरोध का चिन्ह बना ले और उसमें एक ऐसे क्रॉस एरो खींच दे ऐसे, तो ये भी धारा नियंत्रक को प्रदर्शित करता है। तो हमने क्या किया, एक धारा नियंत्रक लिया, एक कुंजी लिया, एक बैटरी लिया, एक अमीटर लिया और एक प्रतिरोध तार ले लिया। इन चारों को, पांचों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। किसमें जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का क्या मतलब है कि जो धारा इसमें से निकलेगी, विद्युत धारा निकलेगी, वहीं से बारी बारी से सब में जाएगी, वहीं सभी में बारी बारी से जाएगी। यहां पर धारा को, विद्युत धारा को 2 या 2 से अधिक रास्ते नहीं दिखेंगे, एक ही रास्ता होगा, उसी से जाएंगे। तो इस तरह से हमने सबको एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। तो यहां पे लिखा भी है कि एक बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्रतिरोध तार को परिपथ आरेख के अनुसार, ये परिपथ आरेख है। परिपथ का मतलब क्या है कि जिस तरीके से सभी चीजों को जोड़ा गया है उसका एक चित्र बना दिया जाए, डायग्राम बना दिया जाए, तो उसे हम परिपथ बोल रहे हैं, परिपथ आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिपथ आरेख बोलते हैं। तो बैटरी, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोध तार और धारा नियंत्रक को जिस तरीके से जोड़ा है वो एक व्यवस्थित का डायग्राम बना दिया गया, उसे हम क्या बोलेंगे, परिपथ आरेख बोलेंगे। तो इस परिपथ आरेख के अनुसार इन सबको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रतिरोध तार है, इसके ये जो 2 सिरे दिख रहे हैं, इन सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे। वोल्ट मीटर को प्रदर्शित करने का तरीका ऐसे है, वी लिख देते हैं, ये हो जाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इधर प्लस क्यों बन रहा है, क्योंकि इधर बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा है। इधर बैटरी का माइनस है तो दूसरी तरफ वाला माइनस सिरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर को प्रतिरोध आर के सिरों के बीच जोड़ दिया।
अब जो ये वोल्ट मीटर है, ये प्रतिरोध के अनुसार अगर देखें तो प्रतिरोध तार के साथ ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। किस क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां से जो धारा चलेगी उसको दो रास्ते दिख रहे हैं, एक इधर और एक इधर। जैसे ही धारा का मार्ग दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाए तो हम समांतर क्रम की बात करते हैं। तो ये हमारा जो वोल्ट मीटर है वो प्रतिरोध के साथ किस क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। बाकी सब चीजें किस क्रम में थी? ये सब श्रेणी क्रम में थी, और वोल्ट मीटर को हमने क्या किया? समांतर क्रम में जोड़ दिया। धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। धारा को मापने के लिए अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को जिससे विभवांतर मापते हैं उसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। वोल्ट अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, ये जोड़ने का तरीका है। विभवांतर किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। कि सिरों के बीच कितना विभवांतर है वो वोल्ट मीटर से पता चल जाएगा। जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे, उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर पता चलने लगेगा उस वोल्ट मीटर की सहायता से। अगर हमने प्रतिरोध आर के सिरों के बीच इस वोल्ट मीटर को जोड़ दिया तो ये क्या बताएगा कि आर के सिरों के बीच कितना विभवांतर हो रहा है, उस विभवांतर को ये बता देगा। अमीटर क्या बताएगा कि कितनी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। अमीटर क्या बताएगा? परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह से हमने उपकरण को संयोजित कर लिया, जोड़ लिया। अब क्या करेंगे? ये जो कुंजी दिख रही है अभी ये खुली हुई है, कुंजी क्या हुई है? खुली हुई है। यहां जो दोनों चालक तार है वो आपस में संपर्क में नहीं है, क्योंकि कुंजी खुली है। अब हम कर देंगे कुंजी को बंद। कुंजी को क्या किया? बंद कर दिया। तो बंद कुंजी का प्रदर्शन ऐसे करते हैं, बीच में डॉट लगा देंगे, बिंदी। इसका मतलब क्या हो गया कि एक कुंजी बंद हो गई। अब कुंजी बंद हो गई तो परिपथ क्या हो गया? परिपथ बंद हो गया। कुंजी बंद हो गया, इसका मतलब परिपथ क्या हो गया? बंद हो गया। अब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ये बंद परिपथ है, कुंजी बंद मतलब परिपथ बंद है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अगर कुंजी खुला होता तो इसका मतलब खुला परिपथ होता, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो कुंजी को बंद कर दिया, परिपथ बंद हो गया, अब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगी है, विद्युत धारा प्रवाहित। हाँ, अब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा। अब हम क्या करेंगे? जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी तो इसमें हम देखेंगे अमीटर के अंदर जो इसमें पाठ्यांक लगा होगा, सुई लगी होगी, निडिल लगा होगा, वो निडिल घूमना चालू कर देगा। जीरो पे ना होकर के कुछ ना कुछ पाठ्यांक देने लगेगा, 2 एम्पियर 4 एम्पियर जो भी हो। जितनी धारा प्रवाहित होगी उतना ही दिखाने लगेगा। और प्रतिरोध आर के सिरों के बीच कुछ विभवांतर उत्पन्न हुआ होगा, वो इस वोल्ट मीटर में दिखने लगेगा। तो हमें आई भी दिखेगा और वी भी दिखेगा, दो चीजें दिखाई देने लगेंगी जैसे हम कुंजी को बंद कर देंगे। बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम क्या करते हैं? इस धारा नियंत्रक की सहायता से, धारा नियंत्रक का काम क्या होता है? धारा को परिवर्तित करना। तो धारा नियंत्रक की सहायता से हम क्या करेंगे? धारा के मान को बढ़ाएंगे, बदलेंगे। ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो अगर हम धारा के मान को बढ़ाएं, तो हम ये देखेंगे कि धारा के मान को बढ़ाएंगे तो इसमें बढ़ेगा, मीटर में पाठ्यांक बढ़ेगा, मतलब धारा बढ़ेगा। उसके बाद वोल्ट मीटर को भी साथ साथ देखेंगे तो उसका भी पाठ्यांक बढ़ेगा। जैसे से धारा को बढ़ाएंगे वी भी यानी वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा वो भी बढ़ेगा। दोनों बढ़ते हैं, अगर आई को बढ़ाते हैं तो वी भी बढ़ता है, आई को बढ़ाते हैं तो वी भी बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि हम आई को बढ़ा रहे हैं, वी भी बढ़ रहा है, बदल रहा है। तो अगर आई को घटाएंगे तो वी भी घटेगा। बात क्लियर है? ये ऐसा प्रयोग करके देखा गया, देखेंगे प्रयोग करके। अगर ये सभी चीजें हमारे पास हो, हम सर्किट ऐसे जोड़ लें और करके देखेंगे तो ऐसा हमें दिखेगा, हम आई को बढ़ाएंगे वी बढ़ेगा। अब हम क्या करते हैं? धारा का मान बदल बदल करके विभिन्न धाराओं पर इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक देखते हैं, नोट कर लेते हैं। हमने आई का मान मान लो 1 एम्पियर रखा, देखेंगे विभवांतर कितना आ रहा है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट कुछ आएगा, वो नोट कर लेंगे। फिर आई का मान बढ़ा के 2 एम्पियर कर देंगे, देखेंगे अब विभव कितना आ रहा है, विभवांतर कितना आ रहा है। फिर आई का मान बढ़ा देंगे, देखेंगे विभवांतर कितना आ रहा है। तो इन सबको नोट करना पड़ेगा, एक टेबल बनाएंगे। नोट करने के बाद अगर हम दोनों के बीच एक ग्राफ खींचे, किसके बीच? विभवांतर और धारा के बीच, विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचे। क्या खींचे? ग्राफ। किसके बीच? विभवांतर और धारा के बीच। यहां वाई वाले अक्ष पे हम रख रहे हैं विभवांतर V, इस पे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? विभवांतर। इस पे क्या रख रहे हैं? विभवांतर रख रहे हैं। इस पे रख रहे हैं विद्युत धारा I। ठीक, इस पे विभवांतर और इस पे धारा।
अगर सभी जो भी हमने पाठ्यांक लिया, अलग अलग धारा के लिए अलग अलग v का मान नोट किया, विभवांतर का मान नोट किया और ग्राफ खींचेंगे जब, तो ग्राफ कैसा आएगा? एक सीधी रेखा आएगा। कैसा आएगा? ग्राफ एक सीधी रेखा आएगी। ग्राफ क्या आएगी? एक सीधी रेखा आएगी। ऐसा तब होता है जब हम प्रत्येक बार v और i का अनुपात निकालें। हमने i का मान धारा नियंत्रक द्वारा धारा का मान कुछ कर दिया, उस पर विभवांतर देख लिया कितना रहा, इसमें धारा देखा, उसमें विभवांतर देखा, धारा देखा और विभवांतर देखा, विभवांतर में धारा से भाग दे दिया, एक मान आएगा कुछ ना कुछ। फिर अगली बार धारा का मान बदल देंगे, फिर धारा विभवांतर देखेंगे, और फिर से दोनों का भाग करेंगे, विभवांतर में धारा से भाग देंगे, फिर से एक मान आएगा। ऐसे बार बार करते जाएंगे, देखेंगे हर बार विभवांतर में धारा से भाग देने के बाद जो मान आ रहा है वो बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। इसका मतलब विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव बराबर आता है। विभवांतर और धारा का अनुपात क्या आता है? सदैव बराबर आता है। और विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ खींचते हैं वो एक सीधी रेखा आती है। इससे यह स्पष्ट होता है, इसमें हम किसका अनुपात देख रहे हैं? v और i का, विभवांतर और धारा का। ये क्या आता है? बराबर आता है, हमेशा बराबर आता है। उसी को क्या मानते हैं? प्रतिरोध। हमने पिछले वीडियोज में प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है कि v और i का जो अनुपात होगा, विभवांतर और धारा का जो अनुपात होगा, उससे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यह अनुपात हमेशा बराबर आता है, वो क्या होता है? प्रतिरोध कहलाता है। और इसलिए जो ग्राफ आता है वो क्या आता है? एक सरल रेखा आता है। क्या आता है? एक सरल रेखा ग्राफ आता है। तो v बटे आई बराबर आर, v बटे आई बराबर आर। इस चीज को अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा और करके देखें, v बटे आई इज इक्वल टू आर, एक नियतांक, ऐसे बोल दे नियतांक आ रहा है, क्योंकि हर बार बराबर आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है? नियतांक आ रहा है। v और i का अनुपात हर बार बराबर आ रहा है, मतलब नियतांक आ रहा है। तो v बटे आई बराबर नियतांक। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, v बराबर नियतांक, नियतांक गुणे आई का उधर जाके गुणा कर दिया, v बराबर नियतांक गुणे आई। अब हमने कई बार कहा पिछले वीडियोस में भी कि जब अनुक्रमानुपाते का चिन्ह हटाते हैं, समानुपाते का चिन्ह हटाते हैं, तो बराबर लगाते हैं, नियतांक प्रयोग करते हैं। तो अगर बराबर का चिन्ह और नियतांक हटा दे तो हम अनुक्रमानुपाते का चिन्ह प्रयोग कर सकते हैं, यानी v अनुक्रमानुपाती आई, v प्रोपोर्शनल टू आई। यानी जो भी विभवांतर हम लगाएंगे चालक के सिरों के बीच, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी जितना ज्यादा विभवांतर उतनी ज्यादा धारा, जितना ज्यादा विभवांतर उतना अधिक धारा, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो v प्रोपोर्शनल टू आई या i प्रोपोर्शनल टू v भी बोल सकते हैं, v प्रोपोर्शनल टू आई या i प्रोपोर्शनल टू v। और v और i का अनुपात सदैव बराबर होता है, नियतांक होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? प्रतिरोध नाम देते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जब हमने करके देखा तो हमें एक चीज मिल करके आया। क्या मिल करके आया? कि v प्रोपोर्शनल टू आई या v बटे आई बराबर आर, v बटे आई बराबर नियतांक यानी कि आर। बात और समझिए, जो यहां पर नियतांक है वो एक प्रतिरोध है। नियतांक क्या है? प्रतिरोध है। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि जो प्रतिरोध होता है उसको कई फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जैसे कि चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप, चालक का पदार्थ, ये सब चीजें उसको प्रभावित करती हैं। और हमने यहां कहा कि आर हमेशा नियतांक आ रहा है, लेकिन ये आर बदल सकता है अगर हम भौतिक अवस्थाएं बदल दें, मतलब उसकी लंबाई बदल दें या मोटाई बदल दें या फिर ताप बदल दें, तब तो आर बदल जाएगा। तब v और i का अनुपात नियतांक नहीं होगा, अलग नहीं, हर रीडिंग में अलग 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 आने लगेगा। मतलब पहली रीडिंग हमने ली तब प्रतिरोध की लंबाई मान लिया 1 मीटर था, कुछ अलग रीडिंग आया। अगली रीडिंग के लिए हमने प्रतिरोध की लंबाई बदल दी या मोटाई बदल दी तो अलग रीडिंग आ जाएगा, वहां पे दोनों का अनुपात अलग आ जाएगा। तो यह अनुपात तब बराबर आएगा जब हम चालक के लिए आर को न बदलने दें। और आर बदलता किन वजहों से है? भौतिक अवस्थाओं की वजह से, लंबाई, ताप और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अगर इन भौतिक अवस्थाओं को हम स्थिर रख दें, इनमें परिवर्तन न करें, तब हम कह सकते हैं कि v और i का अनुपात सदैव नियतांक रहता है, यानी v i के अनुक्रमानुपाती होता है। बात क्लियर है? इसमें जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो बदलनी नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन को, इस स्टेटमेंट को हम ओम का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओम का नियम। ये सब किसने बताया था? ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे ओम का नियम कहा जाता है। तो हम ओम का नियम क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम को किस प्रकार से लिखेंगे, इसकी बात कर लें पहले। तो ओम का नियम क्या लिखेंगे? जब किसी चालक की, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं
भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आदि बदलती हो तो उस तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर व उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात सदैव स्थिर रहता है या समान रहता है। नियतांक का तो सदैव समान रहता है, यानी V/I बराबर नियतांक। और इस नियतांक को क्या कहते हैं? R कहते हैं। इस नियतांक को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। V/I बराबर नियतांक या R। इसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। जब ओम का नियम पूछे तो आपको ये 4 लाइन लिखना है, ये ओम का नियम है। अगर ओम के नियम का सत्यापन पूछता है तब ये आप लिखेंगे। ओम के नियम का सत्यापन जब भी पूछेगा कि ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे, तब ये डायग्राम बनाएंगे और ये आप स्टेटमेंट इतना लिखेंगे और ये लास्ट में ये ग्राफ भी बनाया जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि ओम का नियम लिखिए, ओम का नियम लिख देंगे। इसके बाद कहता है इसके सत्यापन के लिए जो वैद्युत परिपथ होता है उसका आरेख खींचिए, तो सिर्फ ये आरेख बना के छोड़ देंगे आप। ठीक, ये आरेख बना के छोड़ देंगे। अगर पूरा कहता स्पष्ट करिए तब ये लैंग्वेज भी 5-6 लाइन लिखनी पड़ेंगी और ये ग्राफ भी बनाना पड़ेगा कि विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है और V/I का अनुपात बराबर रहता है, जिसे हम प्रतिरोध R कहते हैं। एक बात और, ये जो ओम का नियम है ये सिर्फ धात्विक चालकों पे लागू होता है, यानी ठोस चालक जो होंगे जैसे कि धातुएं होती हैं उन पर लागू होगा और मिश्र धातुओं पर, क्योंकि मिश्र धातु भी ठोस ही होती है। तो जो ठोस चालक है, धात्विक चालक है, उन पर ये उनके पर ही लागू होता है। तो ऐसे चालक जिन पर ओम का नियम लागू होता है उसे ओमीय चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमीय चालक। तो जो धातुएं हैं या मिश्र धातुएं उन पर यह नियम लागू होता है, उन्हीं पे को लगाया जा सकता है और किसी विलयन वगैरह पे यह नियम लागू नहीं होता है। बात क्लियर है? तो ये था पूरा ओम का नियम और उसका सत्यापन। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।